नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। मैं एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, मैं रीजेंसी हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। आज का जो टॉपिक है फेसबुक लाइव का वो है वर्ल्ड हार्ट डे, यूथ हार्ट फॉर एक्शन। देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे क्या है? तो बेसिकली ये पूरे विश्व में मनाया जाता है और ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा 99 में स्टार्ट किया गया इवेंट था, जिसमें कि जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी लोग हैं, जो पूरे विश्व में जो कार्डिक प्रॉब्लम से जो डेथ्स हो रही हैं, जो मॉर्टलिटी मॉर्बिलिटीज़ हो रही हैं, उसको कम करने के उद्देश्य से, अवेयरनेस फैलाने के पर्पज़ से ये पूरे विश्व में एक कोलैबोरेटिव इवेंट की तरह स्टार्ट किया गया था। और ये ऑलमोस्ट 2000 से लेके आज 2024 तक लगातार हर वर्ष सितंबर का जो लास्ट संडे होता है उसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर बार जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है वो इसके लिए अलग अलग थीम्स डिसाइड करता है, और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। तो मैं बेसिकली आज हम लोग जो अगले कुछ मिनटों में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमें थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कार्डिक प्रॉब्लम्स के बारे में, कि क्या रीज़न रहते हैं, किस तरह से जो अथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी होती है वो डेवलप करती है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग नहीं करेंगे आज, हम लोग बहुत बेसिक से आज समझना चाहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार डिजीज़ हो जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना एक अलग बात है, लेकिन यदि हम डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी को पहचान लें, उसके होने के कारणों को सही तरह से समझ लें, तो शायद हम उसे होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन का हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन ये मोस्टली देखा गया है कि बाय द टाइम जो रिस्क फैक्टर्स जब तक हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑलरेडी डिजीज़ अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी होती है। तो इम्पॉर्टेंस वहाँ पर होती है जहाँ पर कि हम डिजीज़ के होने से पहले ही, उसके ऑनसेट से पहले ही रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें, जिससे कि डिजीज़ को होने से ही रोका जा सके। जो ब्लॉकेजेस की बीमारी होती है, जैसे कॉर्नरी अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के रूप में फिर हमारे सामने आती है, ये करीब 10, 12, 15 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाती है। और बच्चों में कई बार स्टडीज़ में देखा गया है कि जो बच्चों की जो मेन धमनी होती है, एओर्टा होती है, उसमें जो प्लाक्स का डिपोजिशन होता है या जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, ये करीब 10, 12 साल, 15 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। ग्रेजुअली हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट होते रहते हैं, जो लिपिड्स सर्कुलेट होते रहते हैं, जो ऑक्सीडाइज्ड पार्टिकल सर्कुलेट होते रहते हैं, इसके साथ में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये जाके प्लाक्स के फॉर्म में जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं। एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है, ये फ्यूचर ब्लॉकेजेस का कारण बनता है। तो ये तो एक स्टेबल कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ की बात हो गई। अब दूसरी चीज़ है अनस्टेबल कैसे हो जाती है। जब भी इन प्लाक्स के अंदर जो वॉल्स हैं उसमें कोई अल्सर बन जाता है, या वहाँ पर जो प्लाक है वो स्टेबल होकर अनस्टेबल हो जाता है और वहाँ पर रप्चर डेवलप हो जाता है, तो सडनली जब भी रप्चर होता है तो जो अंदर का टिश्यू है, जो फैट्स हैं या जो मैक्रोफेजेस हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो जब बाहर एक्सपोज हो जाते हैं तो ये और नए प्लेटलेट्स को, आरबीसीज को इन्वाइट करते हैं, और ये एक कोगुलेशन कैस्केड, एक बहुत रैपिड फिनोमेना होता है, जो कि विद इन सेकेंड्स या कह सकते हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स एक ब्लड के क्लॉट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। और ये ब्लड का क्लॉट ट्रिगर करता है हार्ट अटैक को। तो जब एक स्टेबल डिजीज़ में किसी ट्रिगर की वजह से, ये ट्रिगर कोई स्ट्रेस भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कभी कभी हार्ट रेट बहुत अधिक बढ़ जाने से, स्मोकिंग के एक्सपोजर से, कोल्ड के एक्सपोजर से हो सकता है, या कोई बहुत हैवी स्ट्रीनस एक्सरसाइज एक्टिविटी कर ली किसी ने तो उसके बाद भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये ट्रिगर्स बेसिकली प्लाक्स को अनस्टेबल कर देते हैं, और ये अनस्टेबल प्लाक्स जब रप्चर कर जाते हैं तो वहाँ आर्टरीज के अंदर ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, और ये क्लॉट्स हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। तो यहाँ जो डिजीज़ एक स्टेबल फॉर्म में चल रही थी वो सडनली अनस्टेबल हो जाती है, और एक मेडिकल इमरजेंसी जिसे कि हार्ट अटैक कहते हैं उसके रूप में सामने आ जाती है। यहाँ पर इस डिज़ीज़ जो मेडिकल इमरजेंसी के फॉर्म में सामने आ गई है, या जो हार्ट अटैक किसी को अगर हो जाता है, तो यहाँ जो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है टाइमली आइडेंटिफिकेशन का। क्योंकि हार्ट अटैक में इतना रैपिडली चीज़ें डेवलप होती हैं, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, जो एक आर्टरी में जो ब्लड प्रॉपरली फ्लो कर रहा था वो सडनली कट ऑफ हो जाता है, और जो मायोकार्डियम जो उस पर्टिकुलर आर्टरी से सप्लाई हो रहा था वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और ब्लड से उसमें उसकी कमी होने लगती है, और वहाँ पर इस्कीमिया या नेक्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। यदि कुछ मिनट्स के अंदर इस ब्लड फ्लो को दोबारा इस्टेब्लिश नहीं किया गया, जैसे कि 60 मिनट्स के अंदर अगर दोबारा इस्टेब्लिश नहीं किया गया,
तो ये जो डैमेज है, ये जो इस्कीमिया है या जो ये नेक्रोसिस का प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली ट्रांजिएंट से या रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल या ट्रांजिएंट से परमानेंट की तरफ डेवलप होने लगता है। तो यहीं पर इम्पोर्टेंस आ जाती है इसके टाइमली आइडेंटिफिकेशन की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या वार्निंग साइंस होते हैं जिनमें कि हमें किसी मरीज को हार्ट अटैक चल रहा है वो सस्पेक्ट करना होता है। तो यदि किसी को छाती के बीचों बीच के हिस्से में जकड़न हो रही है, तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई भारी सामान रखा है, पत्थर रखा है, वजन रखा हुआ है, या ऐसा लगता है कि गैस यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है, गैस फंसी हुई है, तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के दर्द के लिए। इसके साथ कुछ एसोसिएट सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पसीना आ सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, कभी कभी ब्लड प्रेशर अचानक से फॉल कर जाता है तो आंखों के सामने अंधेरा या बेहोश होकर कोई गिर भी सकता है, और यदि कभी हार्ट की धड़कन एकदम से बिगड़ जाए तो सिंकोपल अटैक या बेहोशी के अटैक्स हो सकते हैं। तो ये कुछ रेड फ्लैग साइंस या सिम्टम्स हैं जिनको कि टाइमली आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। और यदि आपके आसपास किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हो रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्हें तुरंत मेडिकल फैसिलिटी में ले जाएं, उनका ईसीजी कराएं, उनका डॉक्टर से चेकअप कराएं, ताकि ये क्लियर हो सके कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं चल रहा। ध्यान रखने की बात यह है कि जो हार्ट की मसल्स या जो मांसपेशियां होती हैं, इनमें रिजनरेशन की पावर नहीं होती। यानी कि यदि हार्ट की मांसपेशियों में कोई डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया या हार्ट अटैक से नेक्रोसिस डेवलप हो गई, तो इनमें दोबारा से हीलिंग नहीं हो जाएगी। जो पार्ट हार्ट का डैमेज जैसा हो गया वो वैसा बना रहेगा। हाँ, मेडिसिन से या जो ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं अगर वो टाइमली ओपन कर दी जाएँ तो हार्ट के फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आता है, कभी कभी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। लेकिन एक बार अगर हार्ट के मसल में परमानेंट डैमेज हो गया, नेक्रोसिस हो गई, फाइब्रोसिस हो गई, तो ऑब्वियसली वो वाला जो पार्ट है वो फिर हार्ट के फंक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, हेल्प नहीं करता, और वो फिर एक डेड या नॉन फंक्शनल पार्ट की तरह पड़ा रहता है, जो कि हार्ट की जो ताकत है, जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी है, उसको फिर धीरे धीरे कम कर देता है। तो यहाँ मैं यही एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हम जहाँ तक हो सके अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकें, ताकि हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन हर बार शायद प्रिवेंट कर पाना कभी कभी संभव नहीं होता। तो जहाँ पर संभव नहीं होता है तो वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम टाइमली इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हमने टाइमली आइडेंटिफाई कर दिया और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसमें कि इमरजेंसी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या क्लॉट बस्टर ट्रीटमेंट शामिल है, तो फिर काफ़ी हद तक मरीज की जान को बचाया जा सकता है, उसके हार्ट में होने वाले डैमेज को टाइमली रिकवर किया जा सकता है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि जो हम अपनी तरफ से, जो अपने लेवल पर हम लोग बेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जैसे कि किसी की उम्र है, कोई 65 साल का है, कोई 75 साल की महिला है, तो ये एज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। कोई पुरुष है, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। आपके परिवार में किसी को हिस्ट्री रही है हार्ट प्रॉब्लम्स की, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आ जाएगा। आपने जो जीन्स अपने माता पिता से इनहेरिट किए हैं वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आ जाएगा। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यदि ब्लड प्रेशर है तो आप उसे दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको डायबिटीज़ है तो आप अपनी शुगर्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यही क्रक्स है प्रिवेंशन का, या जो प्रिवेंटिव मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, और यहीं पर हमें फोकस करना है। तो मोटे तौर पर 5 या 6 रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि एक तरह से साइलेंट डिजीज़ के फॉर्म में रहती है बहुत देर तक, और जब डायबिटीज़ का पता चलता है तो कई बार ऑलरेडी डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में डेवलप हो चुके होते हैं। डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों की दोस्ती बहुत गहरी है। कई बार हम लोग ये भी एनालॉजी कहते हैं कि जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका होता है तो वो जिस लेवल के रिस्क पर रहता है, करीब उतनी ही रिस्क एक डायबिटीज़ के पेशेंट को भी रहती है हार्ट प्रॉब्लम्स होने के लिए। तो जो भी डायबिटिक्स हैं उनको अपना शुगर्स अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना है। आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल के अलावा जो हार्ट प्रॉब्लम्स होने के रिस्क हैं उनको भी कम करती हैं। तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर, जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं या आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप डिस्कस करिए इसके बारे में। समय समय पर अपने शुगर्स का टेस्ट, अपना HbA1c मॉनिटर करते रहिए। जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो करीब आपका 100 से 140 के बीच में रहना चाहिए। जो 2 घंटे बाद का जो ब्लड शुगर है, जिसे हम PP ब्लड शुगर कहते हैं, वो करीब 140 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहना चाहिए।
और लगभग जो HbA1c की वैल्यू है वो करीब 6 to 6.5 के बीच में रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स एंड LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। LDL की वैल्यू करीब 100 से नीचे रहनी चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल करीब 200 के नीचे रहना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स करीब 150 के नीचे रहना चाहिए। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइटरी मॉडिफिकेशन से आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल्स कंट्रोल में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि इन सब चीज़ों से कंट्रोल में नहीं आते हैं तो आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहिए और यदि आपके डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो रेगुलरली कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि जो डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं ये सिर्फ रिस्क फैक्टर्स को या डिजीज़ को कंट्रोल करती हैं। इनको लेने से डिजीज़ जड़ से कभी ख़त्म नहीं हो जाती। ऐसा मत सोचिए कि आपने डायबिटीज़ की दवा लेके शुगर कंट्रोल कर लिया या कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके अपने लिपिड्स कंट्रोल कर लिए तो आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको दवाइयाँ कंट्रोल होने के बाद भी चालू रखनी चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। यही सेम बात ब्लड प्रेशर के लिए भी अप्लाई होती है। आपको अपना ब्लड प्रेशर 130/80 या उससे कम के लेवल पर मेंटेन करके रखना है और एक बार यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है तो उसके बाद भी दवाइयों को कंटिन्यू करते रहना है। चौथा रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत कॉमनली मिस्ड रिस्क फैक्टर है। देखिए, स्ट्रेस कई बार जीवन में आवश्यक होता है, लेकिन जहाँ तक हो सके स्ट्रेस को मैनेज करके रखिए। अगर आप खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। पांचवा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग एंड टोबैको। तो टोबैको का किसी भी फॉर्म में एक्सपोजर, चाहे वो ओरल टोबैको हो चाहे वो स्मोक टोबैको हो, ये हार्ट के लिए हार्मफुल है। टोबैको लेने से या स्मोक करने से जो आपके हार्ट के आर्टरीज़ हैं उनमें सिकुड़न पैदा हो जाती है, जो एंडोथेलियम है उसका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है और आपका ब्लड जमने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में कई बार ब्लड क्लॉट्स बनने के अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस कॉमनली सामने आते हैं। बहुत सारे हमारे जो यंग हार्ट के मरीज या जो यंग कार्डिक डेथ्स होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं स्मोकिंग का एक बहुत कड़ा कनेक्शन रहता है। तो जहाँ तक हो सकता है आप स्मोकिंग से दूर रहें। अगर आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके फैमिली में कोई दूसरे मेंबर्स स्मोक करते हैं तो उनका जो स्मोक है वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो उसे भी जहाँ तक हो सकता है आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जो एक रिस्क फैक्टर है वो है स्लीप। तो कई बार हम लोग मल्टीटास्किंग की वजह से या अपने जीवन में इधर उधर दौड़ भाग की वजह से जो स्लीप, एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, उसे इग्नोर करते हैं। और कई बार मल्टी टास्किंग के साथ जो हमारा एक से ज़्यादा काम करने की हैबिट्स हैं और प्रॉपर स्लीप नहीं लेने की हैबिट्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमें अनस्टेबल बनाती हैं। हमारे जो कॉर्नरी एंडोथीलियम है उसके प्लाक्स को अनस्टेबल करती हैं और उनको ट्रिगर करती हैं रप्चर होने के लिए। तो हमें एक प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना आज की डेट में आवश्यक है। फाइनली जो आपका वेट और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं इस पर भी ध्यान रखना है। वेट के लिए हमें 2 पैरामीटर्स मॉनिटर करने चाहिए। एक तो BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है और दूसरा हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो BMI के बेसिस पर हमारे बहुत सारे कट ऑफ्स हैं। यूजुअली जो एक एवरेज इंडियन मैन का जो BMI है वो करीब 18.5 से लेके 23.5 के बीच में रहना चाहिए। इससे ऊपर यदि BMI है तो इसे कम किया जा सकता है फिजिकल एक्टिविटीज़ करके, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस करके। और यदि इससे कम है BMI तो हम थोड़ा सा अपना वेट ऑब्वियसली गेन कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो रफली एक हफ्ते में करीब 150 मिनट की एरोबिक एक्टिविटीज़ रिकमेंडेड है, जिसमें कि आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और अगर आप अपने मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं जिसको कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, तो वो करीब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन के लिए आप कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को जहाँ तक हो सकता है हमें अपने लेवल पर बेस्ट कंट्रोल करना चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हम अपने रिस्क फैक्टर्स को बेस्ट कंट्रोल भी कर लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं कोई एक साइलेंट रिस्क बनी रह जाती है या रेजिडुअल रिस्क बची रह जाती है जो शायद रिस्पॉन्सिबल होती है इवेंट्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हमारे पास कोई भी ऐसा श्योर शॉट टेस्ट या कोई पैरामीटर या कोई रिस्क स्कोर नहीं है जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर सकें हार्ट अटैक्स को। हाँ, हम कुछ हद तक जो उससे होने वाली चीज़ें हैं उनकी जो रिस्क है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट यस, इन सबको कंट्रोल करने के बाद भी कुछ सर्टेन पॉपुलेशन के जो पेशेंट्स होंगे उनमें फिर भी हार्ट अटैक्स होंगे, इवेंट्स होंगी। तो ऐसे में हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो हमें फैमिली हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको इस बात के लिए जागरूक रहना चाहिए। कभी भी अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उसे गैस का दर्द समझ के या नॉर्मल एसिडिटी समझ के इग्नोर नहीं करना है।
जहाँ भी डाउट लगता है इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप मेडिकल फैसिलिटी में जाकर अपना एक ईसीजी कराएं, अपना वर्कअप कराएं, और यदि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम या डिजीज़ चल रही है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। तो इन्हीं सब मैसेजेस के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे, और जो हमारा एक मेन पर्पस है इस वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने का, जिसमें कि हमारी थीम है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन, और इसमें हम सबको एक कोलेबरेटिव एफर्ट्स कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई वर्ल्ड हार्ट डे एक दिन की इवेंट नहीं है। इससे हमें जो भी अवेयरनेस आगे मिलती है, जो हमारे एफर्ट्स हैं वो सस्टेन्ड रहने चाहिए। जो हमारे हेल्थ के प्रति अपनी कॉन्शियसनेस है वो हमें हमेशा कंटिन्यू रखनी है। जो हमारी एक इंटरनल एंड्योरेंस होनी चाहिए, जो हमारी एक चाहत होनी चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने की, अपने फैमिली को हेल्दी रखने की, अपने नियर बाई फ्रेंड्स को हेल्दी रखने की, वो हमें परसिस्टेंट मोटिवेशन बना कर रखना है, और जहाँ तक हो सके अपने आप को हार्ट की प्रॉब्लम से बचा कर रखना है। थैंक यू।